हेलो बच्चों, कक्षा 7 के बच्चों का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, तो हम प्रकाश संश्लेषण की विधि हमने आपको बताया था। आज हम उसके आगे चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रकाश संश्लेषण आप फिर याद कर लें कि प्रकाश संश्लेषण वह विधि होती है जिसके द्वारा पर्णहरित व जल की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। और जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें जो है स्वपोषी पौधे कहते हैं। तब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक मतलब ऐसे कारक जो प्रकाश संश्लेषण की विधि को प्रभावित करते हैं और इनके कारण प्रकाश संश्लेषण की विधि पूर्ण नहीं हो पाती या उसकी विधि में कुछ ना कुछ कमी आती है। इस विधि के विषय में पढ़ेंगे। तो पहला होता है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। अब आप समझ लें कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है ये प्रकाश संश्लेषण की विधि को प्रभावित करती है। प्रकाश की आप लिख लेंगे कहीं कॉपी में अपने नोट्स में कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है। जब मतलब बहुत तीव्र प्रकाश आता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, और जब प्रकाश मंद पड़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी घट जाती है। यही कारण होता है कि ठंड के दिनों में हरे पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, इनकी पत्तियां सूखने लगती हैं, और गर्मियों के दिनों में इनकी पत्तियां जो होती हैं फिर हरी भरी हो जाती हैं। मतलब प्रकाश के संश्लेषण की विधि सबसे ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो प्रकाश की तीव्रता भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। ये आपका कार्य होता है कि आप अपने नोट्स में लिखते चलें। प्रकाश का नीला तथा लाल रंग प्रकाश संश्लेषण को अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। जो प्रकाश का नीला और लाल रंग होता भी नहीं आप, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें, सूर्य के प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजारी जाती हैं तो वो अनेक रंगों में विघटित हो जाता है। अर्थात सूर्य के श्वेत प्रकाश में अनेक रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें नीला और लाल रंग प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है और प्रकाश संश्लेषण की दरों को घटाने का कार्य करता है। दूसरी विधि होती है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाली तापमान। अब आप तापमान देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तापमान का प्रभाव अलग अलग पौधों पर अलग अलग पड़ता है। जैसे पौधे होंगे वैसे उन पर तापमान का प्रभाव पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी, घटने पर घटेगी। तो ऐसे तापमान का भी प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव है, लेकिन ये जो प्रभाव होता है अलग अलग पौधों पर उनके किस्म के अनुसार पड़ता है। तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तीसरा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाली क्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्रहण करते हैं, और जल की भूमिका में, ये दोनों जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं, क्योंकि पर्णहरित पौधे सूर्य के प्रकाश और जल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके आपके लिए जीवनदायन गैस ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जिस कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो ये दो मुख्य अवयव हैं जिसमें पौधा अपने भोजन तैयार करते हैं। जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर घटने लगती है। अगर जल और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कम, क्योंकि पौधे कम कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे, और जल कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी। तो इस दोनों कारक होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले। तो आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप जान गए कि वह क्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे, पर्णहरित पौधे जल के तथा सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक तो प्रकाश की तीव्रता, तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण से लाभ क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण से आपको जो लाभ होता है वो होता है नंबर 1, वायु में ऑक्सीजन का मात्रा संतुलित रहती है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित रहती है। और अगला आपको पौधों द्वारा खाद्य पदार्थों का संकलन।
तो नेक्स्ट आप देखेंगे पौधों द्वारा खाद्य पदार्थों का संकलन। मतलब ये होता है कि पौधों के द्वारा खाने वाले पदार्थों को एकत्रित करना या प्राप्त करना। तो आपको मालूम है कि हम सभी भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। तो अगर आप लिख भी लें तो अच्छा है। तो आप लिखेंगे कि सभी सजीव प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, किसी अन्य रूप में। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। मतलब हमारे लिए जो उपयोगी है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, विटामिन सी इत्यादि, ये हमें जो पोषक अवयव हैं ये पौधों से ही प्राप्त होते हैं। तो आप जानते हैं कि विटामिन सी का स्रोत होता है जैसे आंवला, नींबू। कार्बोहाइड्रेट में आपके आलू, चावल, प्रोटीन में दालें, ये सब हमारे पोषक अवयव जो होते हैं, तत्व जो होते हैं, ये पौधों से ही प्राप्त होते हैं। पौधों के द्वारा भोजन का, खाद्य पदार्थों का आपने संकलन देख लिया। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया गया है पोषण की परिपोषी अवस्था। तो पोषण की परिपोषी अवस्था जब आप आएंगे तो पोषण की परिपोषी अवस्था में आपको हमने बताया पोषण की परिपोषी अवस्था। परिपोषी अवस्था का मतलब क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था कि जंतुओं में पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी व परपोषी। परपोषी का मतलब क्या होता है कि वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उन्हें परपोषी पौधे कहते हैं। मतलब ये किसी न किसी रूप से अन्य पौधों पर, अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं, इन्हें परपोषी पौधे कहते हैं। तो जो भी पर्णपोषी पौधे होंगे उसमें पर्णहरित नहीं होगा, क्योंकि पर्णहरित और जल की सहायता से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगर वो पर्णहरित होंगे तो स्वपोषी हो जाएंगे, अपना भोजन का निर्माण कर लेंगे। तो परपोषी अवस्था में आप लिखोगे बे पर्णहरित रहित, वे पर्णहरित रहित पौधे जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते बल्कि अन्य किसी पर निर्भर होते हैं तो परपोषी कहलाते हैं। परपोषी कहलाते हैं मतलब जो पोषण की इस प्रकार की विधि को परपोषी कहते हैं। जो परजीवी होते हैं, किसी अन्य प्रकार के जीवों पर निर्भर होते हैं, अन्य किसी सजीवों पर निर्भर होते हैं, ऐसे पौधों को परपोषी पौधे कहते हैं। जैसे बहुत से जीवाणु, कवक पौधों व जंतुओं के शरीर के अंदर अथवा बाहर रहते हैं, ऐसे पौधों को परपोषी पौधे कहते हैं। तो अब आपने देखा स्वपोषी पौधे हो गए और परपोषी पौधे हो गए। स्वपोषी परपोषी पौधों के बाद एक और प्रकार का पौधा होता है जिसे कहते हैं कीट भक्षी पौधे।
ये तीसरी विधि होती प्रकार होते हैं कीट भक्षी पौधे। कीट भक्षी का मतलब क्या होता है? ऐसे पौधे जो अपने पोषक तत्वों की पूर्ति सूक्ष्म जीवों से करते हैं। ये पौधे करते क्या हैं कि सूक्ष्म जीवों या अन्य प्रकार के कीड़ों को फंसाकर तथा उन्हें पचाकर करते हैं, कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। इनकी पत्तियों में कुछ ऐसी विशेषता होती है कि सूक्ष्म जीवों को फंसाकर अपना भोजन करते हैं। कीट भक्षी पौधे अपने पत्तियों को विशेष आकार में रूपांतरित करके कीड़ों तथा सूक्ष्म जीवों को फंसाते हैं। तो कीट भक्षी पौधों के लिए आप देखेंगे ऐसे पौधे जो अपने पोषक तत्व के लिए सूक्ष्म जीव या कीड़ों को फंसाकर उनका पाचन करके पोषण करते हैं, कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। अब आपको हम कीट भक्षी पौधों के विषय में बता दिया हमने। अब हम आपको कुछ कीट भक्षी पौधों के नाम बता दें। तो कीट भक्षी पौधों के उदाहरण के लिए आप देख लेंगे जो कीट भक्षी पौधे होते हैं इनके नाम क्या हैं। तो पहला होता है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट कीट भक्षी पौधा है। दूसरा सन ड्यूज, ये भी कीट भक्षी पौधा है। वीनस फ्लाईटेप, कीट भक्षी पौधे हैं। ये कुछ आपके कीट भक्षी पौधे के उदाहरण हमने लिखा है। अगले में हम आपको डालेंगे पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं और सजीवी पोषण के लिए। तो आप अगले वीडियो में देखते रहेंगे और 2 टॉपिक के बाद आपकी एक्सरसाइज चालू हो जाएगी। आप लोगों का काम है कि आप लोग लगातार ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहें और अपना कोर्स कुछ न कुछ आगे बढ़ाते रहें।